Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के मॉडल पेपर को सोल्व। इसके अंदर हम वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। और यहाँ पे ये है कि जो सावधान पोजीशन होती है, सावधान पोजीशन जो होती है उसमें पंजों के बीच में जो दूरी होती है वो कितने डिग्री की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता है जो भी सावधान पोजीशन होती है उसके अंदर एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक कोण बनता है, ठीक है, एक एंगल बनता है। और पूछा यहाँ पे यही जा रहा है कि वो एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो ये एंगल ना 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विश्राम पोजीशन होती है उसमें एडी से एडी की दूरी और पंजों से पंजों की दूरी कितनी होती है। देखो सावधान में तो इस तरीके से मिले होते हैं, लेकिन जब विश्राम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो एडी से एडी की दूरी तो होती है 12 इंच और पंजों से पंजों की दूरी होती है 18 इंच। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी वीडियो में मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गर्ल्स एनसीसी यूनिट 1 मिनट में कितने कदम चलती हैं। तो गर्ल्स जो चलती हैं वो 1 मिनट के अंदर 110 कदम चलती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धीरे चल में कदमों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। धीरे चल में द लेंथ ऑफ स्टेप इन स्लो मार्च, यानी कि धीरे चल में जो कदमों की लंबाई होती है वो कितने इंच होती है। तो वो 30 इंच होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला कितने कदम का होता है। तो खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का जो फासला होता है वो 5 कदम का होता है। कितने कदम का होता है? 5 कदम का होता है। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, इस तरीके से 3 लाइनें होती हैं, ठीक है। खुली लाइन चल में तो क्या होगा, ये आगे वाली जो लाइन है ना ये तो आगे चलेगी और पीछे वाली लाइन पीछे की तरफ चलेगी, तो खुली लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आए कमांड निकट लाइन चल की, तो निकट लाइन चल में ये जो फ्रंट वाली लाइन है ये पीछे की तरफ जाएगी और जो पीछे वाली लाइन है वो आगे की तरफ आएगी, तो ये निकट लाइन की कमांड हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है परिभाषा लिखनी है। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, डिफाइन करो। ये टर्म दे रखी है कुछ कि दाहिना दर्शक हम किसको कहते हैं। तो 3 लाइन में दाहिना दर्शक सबसे अगला दाहिने खड़ा होता है। देखो कोई भी जो 3 लाइनें हैं और 3 लाइनों के अंदर राइट हैंड साइड को जो राइट मार्कर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, दाहिना दर्शक बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है खुली लाइन चल। खुली लाइन चल क्या है? खुली लाइन चल को डिफाइन करो। डिफाइन कर दिया कि जब हम परेड में वीआईपी को निरीक्षण करना हो तो उस टाइम पे खुली लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जब भी कोई वीआईपी निरीक्षण करता है तो कौन सी कमांड दी जाती है। तो खुली लाइन चल की कमांड दी जाती है और उसी में निरीक्षण किया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमको टर्म डिफाइन करनी है, कदवार एक लाइन। देखो कदवार एक लाइन, ये आपको पता है कि कद के हिसाब से एक लाइन में खड़े हो जाओ, आसान सी चीज है, नथिंग टू डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट इज हमारा यहाँ पे फाइल। तो देखो रैंक और फाइल आपको समझनी पड़ेगी। देखो रैंक होती है, एक फाइल होती है और एक स्कोड होता है। ये टर्म होती हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी कि रैंक क्या होती है, फाइल क्या होती है। देखो रैंक की डेफिनेशन देखो, जब ये फाइल की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, जब एक जवान आगे खड़ा होता है और उसके पीछे बाकी जवान खड़े होते हैं। ध्यान से देखना, ये हम ले लेते हैं भाई, हमने यहाँ पे इस तरीके से 9 कैडेट खड़े हैं मान लो, ठीक है। ये कैडेट का फेस इस साइड है, ये इसके पीछे खड़ा है, ये इसके पीछे खड़ा है। इसको मान लो मैंने इस लाइन को नाम दे दिया P। तो ये P लाइन ये क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, ये फाइल होगी, क्योंकि एक के पीछे एक खड़ा है। अब अगर इस तरफ से देखें कि ये इस साइड एक के बगल में एक खड़ा है, फिर उसके बगल में दूसरा खड़ा है, उसके बगल में तीसरा खड़ा है, ये जो है ये लाइन जो होगी ये हमारी क्या होगी, ये हमारी रैंक होगी। बात समझ में आ गई।
जिस तरीके से रो और कॉलम होते हैं, सुना होगा आपने, उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे 3 की जगह में 4 कर देता हूं, तो ये तो हमारी होगी रैंक। और अगर इसके एक के पीछे एक हम लिख देते हैं तो ये हमारी होगी फाइल। और रैंक और फाइल को मिला के क्या बनता है, स्कोर बनता है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। रैंक की डेफिनेशन आएगी तो आप लिख देंगे, जब एक कैडेट दूसरे कैडेट के साइड में खड़ा होता है तो उसको हम रैंक बोल देंगे। फाइल जब एक कैडेट दूसरे कैडेट के पीछे खड़ा होता है और जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम फाइल बोलते हैं। और दोनों को मिला के क्या बनता है, स्कोर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लाइन, लाइन आपको ये होगी हैं चीजें क्लियर, लाइन को आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, अब की बार भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं आप प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी भी एनसीसी के क्विज और सारी चीजें आपको वहां पे मिलती रहेंगी। तो ड्रिल का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल? सबसे पहले तो टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स। मतलब जो भी ऑर्डर आपको दिए जाते हैं उनको आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसको सिखाने के लिए ड्रिल की जाती है। स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्न आउट, आप किस तरीके से दिखते हैं, आपका टर्न आउट कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस चीज को इंप्रूव करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मबल को बढ़ाने के लिए ड्रिल कराई जाती है। वर्किंग टुगेदर, जिसे हम टीम वर्क भी बोलते हैं, साथ में कैसे काम करना है, क्योंकि ड्रिल में हम सभी साथ में ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो टीम वर्क के लिए तो ये क्या हो गया। और टू इनकलकेट सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना को पैदा करना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बॉडी और माइंड के बीच में। जैसे ही हम सुनते हैं कमांड, उसी टाइम के ऊपर हम किस तरीके से उस चीज को अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट इज पेपर 2। पेपर 2 इसी के अंदर है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेपन ट्रेनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आप 35 मार्क्स का ये है। और फिल इन दी ब्लैंक का यहाँ पे क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इन एसएलआर एंड 5.56 mm इंसास राइफल इज। क्या सिस्टम होता है यहाँ पे, सिस्टम क्या होता है, ये बात यहाँ पे हो रही है। तो सिस्टम होता है यहाँ पे सेल्फ लोडिंग। ये जो है देखो, क्योंकि एसएलआर जो दे रखी है, एसएलआर की फुल फॉर्म ही क्या होती है, एसएलआर की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल ये क्या होती है, एसएलआर की फुल फॉर्म होती है। इंसास की क्या फुल फॉर्म होती है, इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। ये क्या होती है, इंसास की फुल फॉर्म होती है। एक बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि इंसास राइफल जो है ना वो किस देश के द्वारा बनाई गई है, तो नाम में ही जब आ गया कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, तो इंडिया के द्वारा बनाई गई है। 5.56 mm जो आगे लिखा हुआ है ना, ये होता है इसका कैलिबर। कैलिबर क्या होता है, जहां से बुलेट निकलती है ना उसको कैलिबर बोलते हैं, या बुलेट का साइज भी अगर हम कहें तो 5.56 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फायरिंग, जिस टाइम पे फायरिंग हो रही है, तब राइटिंग डिटेल इज डैश यार्ड फ्रॉम फायरिंग। वेटिंग डिटेल, फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से कितने गज की दूरी पर होती है, 25 गज की दूरी पर होती है। और एक बात आपको पता होगा कि .22 जो राइफल होती है उसकी जो इफेक्टिव रेंज है, इफेक्टिव रेंज यानी कि जहां तक इफेक्टिवली हम टारगेट को हिट कर सकते हैं, वो भी 25 गज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव रेंज ऑफ एसएलआर। एसएलआर की यहां पे पूछ ली तो एसएलआर की 300 गज होती है। द कैपेसिटी ऑफ मैगजीन ऑफ एलएमजी, तो इसमें तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एलएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको बताई होगी शायद प्रीवियस क्लास में भी कि एलएमजी जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। एलएमजी की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, लाइट मशीन गन। और जो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो एलएमजी होती है उसमें राउंड कितने आते हैं, तो उसमें राउंड आते हैं 30। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एसएलआर में कितने राउंड आते हैं, एसएलआर में आते हैं 20। .22 में अगर पूछा जाए तो आएंगे 5 राउंड, एसएलआर में आएंगे 20 और एलएमजी में आएंगे 30। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज, तो इंसास की कारगर रेंज होगी 400 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर है कि विच टाइप ऑफ फायरिंग इज कंडक्टेड बाय एनसीसी। विच टाइप ऑफ फायरिंग इज कंडक्टेड बाय एनसीसी। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ बातें होती हैं जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। माना कि आपने सभी कुछ पढ़ भी लिया होगा, आपको सारी चीजें याद भी होंगी, लेकिन जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पैरा बना के नहीं लिखना, आपको स्टेंजा बना के नहीं लिखने। कोशिश करें कि आप पॉइंट्स में लिखें। जितना पॉइंट्स में आप लिखेंगे, जितना अच्छे तरीके से और साफ सुथरा आप लिखेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस आपको रहते हैं। तो कभी भी पैरा बना के ना लिखें, पॉइंट्स के अंदर अपने आंसर को अगर आप लिखेंगे तो अच्छा होगा, चेक करने वाले के लिए भी, और उसके लिए अच्छा होगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, तो फिर आपके लिए भी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फायरिंग इज कंडक्टेड बाय एनसीसी। एनसीसी में कैडेटों को फायरिंग निम्नलिखित तरीके से कराई जाती है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग फायर होती है, एप्लीकेशन फायर होती है, और स्नैप शूटिंग होती है। तो ये टाइप ऑफ फायर है, टाइप ऑफ शूटिंग है, जो ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, .22 राइफल के भाग बताने हैं हमको। देखो, अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है छोटी सी। वो ट्रिक क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे .22 ही लिखा है, यहाँ पे SLR भी आ सकता है लिखा, यहाँ पे LMG भी आ सकती है। नॉर्मली मतलब राइफल है, राइफल के 10 भागों के नाम लिखो, तो ये कॉमन से भाग हैं, ये सभी में मिलेंगे। बट जैसे हर राइफल में होता है, ठीक है, ट्रिगर होगा ही होगा। कोई भी राइफल होगी तो ट्रिगर तो होगा उसमें, चाहे वो 7.62 mm SLR की बात कर लें, .22 की बात करें, LMG की बात करें, बिना ट्रिगर के तो काम नहीं चलेगा, तो ये उसका पार्ट होगा। अब ट्रिगर है तो ट्रिगर का गार्ड भी होगा। आपने देखा इस तरीके से ट्रिगर होता है, ऊपर एक गार्ड होता है। मैगजीन जिसके अंदर बुलेट डलती है, बैरल, ठीक है, फोर साइट होगा, बैक साइट होगी। तो ये पार्ट होते हैं, और ये बेसिक पार्ट हैं, ये कॉमन पार्ट हैं जो हर एक राइफल में मिलेंगे। तो ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो, ये नाम आप लिखाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट आर द रीजन फॉर स्टॉपेज इन राइफल। अब राइफल में कई बार अवरोधक लग जाते हैं, मतलब स्टॉपेज लग जाते हैं, उसके कारण पूछ रखे हैं। मैगजीन खाली हो, ठीक है, फायरिंग की पिन टूट जाए, गैस की कमी हो जाए, क्योंकि गैस ऑपरेटेड सिस्टम पे काम करती हैं बहुत सारी राइफल, राइफल की सफाई अच्छे से ना हो रखी हो, या फिर एमिनेशन एमिनेशन की खराबी हो जाए, तो इस कारण से क्या हो जाता है, स्टॉपेज आ जाती है कई बार राइफल में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेपन हैंडलिंग। जब भी आप किसी वेपन को हैंडल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि चैम्बर खाली होना चाहिए, ठीक है, चैम्बर आपका खाली हो, मैगजीन खाली हो, हथियार ठीक से काम कर रहा हो, हथियार के सारे पुर्जे वगैरह ठीक हो, और सेफ्टी केस जो है वो एस पे होना चाहिए। देखो, सेफ्टी की ना 2 पोजीशन होती हैं, वो आपको बतानी है कौन कौन सी होती है। एस पे तो सेफ्टी होती है, दूसरी कौन सी होती है वो आपको बतानी है, और उनका नाम भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 7.62 mm LMG कितने भागों में खुलती है, नाम लिखो। LMG मैं आपको बता चुका हूं, फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट मशीन गन होती है। अगर इसका कैलिबर पूछा जाए तो कितना होगा, 7.62 mm होगा। कितने भागों में खुलेगी, 5 भागों में खुलेगी, 5 बड़े भागों में खुलती है। ध्यान रखना है आपको। पूछा जा सकता है कौन कौन से 5 भाग होते हैं, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बाइपोड ग्रुप, बॉडी ग्रुप और बट ग्रुप। ये 5 टोटल भाग होते हैं जब हम किसी राइफल को खोलते हैं, तो ठीक है, 5 बड़े बड़े भागों में अगर खोलना है तो ये 5 बड़े भाग होते हैं। नेक्स्ट इज पेपर 3 एंड टॉपिक इज एनसीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो क्योंकि ये पेपर पुराना है तो इसमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर अभी के लिए गलत है। अब ये पूछ क्या रखा है, द नेम ऑफ ADG NCC डायरेक्टरेट यूपी, तो ये आपको खुद को देखना पड़ेगा क्या है इसका आंसर। क्योंकि ये पुराना है तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा शायद से, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि DGNCC कौन है इस टाइम के ऊपर। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि इस टाइम पे हमारे DGNCC कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे
आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनसीसी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी, पता होगा आपको। एनसीसी के कैडेट की कंपनी में कितने कैडेट होते हैं, तो एक कैडेट के अंदर 160 कैडेट होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब है जो कई बार आप मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कितने परसेंट नंबर लाने पे ए ग्रेड बनेगी, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके हैं अबो 75% मार्क्स एग्जाम में टोटल मिला के, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो आपकी आएगी ए ग्रेड आपके एग्जाम में, जिसको हम अल्फा बोल देते हैं। अगर आपके हैं 60 से 75 के बीच में, 60% से लेके 75% तक है, तो आपकी बी ग्रेड यानी कि बीटा होगी यहाँ पे, या ब्रावो जिसको हम बोलते हैं। और अगर 60 से नीचे है तो फिर आपका क्या हो जाएगा भाई, अगर 60 से नीचे हैं आपके तो फिर आपकी सी ग्रेड यानी कि जो चार्ली होती है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, और उससे नीचे आप हो जाते हैं फेल। ठीक है, और आपको अभी फोकस किसके पे करना है, अबो 75% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इंटीग्रेशन नाम से पता लग रहा है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है किसी चीज को, ठीक है, डिफरेंशिएशन तोड़ना होता है, इंटीग्रेशन जोड़ना, राष्ट्रीय एकता। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, पहले कैंप होता था एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया ईबीएसबी। ईबीएसबी, ईबीएसबी की फुल फॉर्म होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनआईसी को अब किस नाम से जाना जाता है, तो ईबीएसबी के नाम से। ईबीएसबी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एनआईसी के नाम से। पहले समझ लो ये राष्ट्रीय एकता है क्या, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। नेशनल इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि एकता की भावना राष्ट्र के तौर पे, मतलब हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी भाषा से हैं, डजेंट मैटर, मैटर क्या करता है कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि राष्ट्रीय एकता को विघटन करने वाले, द नेम ऑफ द नेम ऑफ 5 एलिमेंट्स हिंडरिंग, यानी कि बाधा पैदा करना इन नेशनल इंटीग्रेशन, तो क्या हो सकते हैं। एक तो रीजनलिज्म, कि हमारा क्षेत्र अच्छा है आपका क्षेत्र अच्छा नहीं है। लैंग्वेजिज्म, हमारी भाषा अच्छी है आपसे। कास्टिज्म, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होना। पॉलिटिकल पार्टीज कई बार अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करती हैं। फॉरेन हैंड, फॉरेन एलिमेंट भी कई बार देश में अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं, कई बार आपने देखा होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस, गरीबी और अमीरी में अगर ज्यादा गैप है तो उससे भी फर्क पड़ता है। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता से भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको ये स्थान मिलाने थे, और ये जो आपके सामने है ना ये ऑलरेडी मिले हुए स्थान है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर देना इसको। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सारनाथ, यूपी में है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर में है, JNK में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, पंजाब में। गोल्डन टेम्पल जिसे हम जानते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय एकता के सहायक। देखो पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो थे 5 ऐसे एलिमेंट बताने थे जिससे नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है नेशनल इंटीग्रेशन पे। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सहायक हेल्प कौन करते हैं, 5 फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आदर्श नागरिकता की भावना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। राष्ट्रभाषा को महत्व देना, एक भाषा के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो। राष्ट्रीय त्योहारों का ज्ञान होना, सामाजिक समानता हो लोगों में। और व्यापार, प्रोफेशनल टीचिंग अगर दी जाती है तो ये चीजें हेल्प करती हैं राष्ट्रीय एकता में, ठीक है। एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन दी जाती है तो वो राष्ट्रीय एकता में हेल्प करती है। सभी को रोजगार अगर मिलता है तो वो राष्ट्रीय एकता में हेल्प करती हैं। बहुत सारी चीजें जो आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मुख्य नेताओं के नाम लिखो। ये आपको पता है, आप लिख सकते हैं। 10 हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, ठीक है।
इनके बारे में आपको वैसे भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तुझे बेशक से अभी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मतलब आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लीडरशिप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आप किसी भी तरीके से याद रखें। इनको आप लीडरशिप क्वालिटीज बोल लो, OLQ बोल लो, जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलते हैं। ऐसे कह देंगे नेतृत्व के 10 गुणों के बारे में बताओ, जो अच्छा नेता होता है उसमें कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में बताओ। नेतृत्व के कौन कौन से 10 लक्षण हैं, ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको आंसर यही लिख के आना है कि उसका आचरण अच्छा होता है, नेतृत्व में नेता जो होता है, अच्छा लीडर जो होता है, उसमें साहस होता है, निर्णायकता, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, विश्वसनीयता, विश्वास होता है उसमें, अपने आप पर विश्वास होता है, सहनशीलता होती है उसमें, उत्साह, पैशन, एनर्जी होती है किसी काम को करने की, नेतृत्व करना, लीड करने की क्षमता होती है उसमें, सत्यवादिता, वो हमेशा ट्रूथफुल होता है, ट्रूथफुलनेस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द क्वालिटी। सत्यनिष्ठा होगी और निर्णय लेने वाला, ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्राप्त किन्हीं 5 फंडामेंटल राइट बताने हैं। 5 फंडामेंटल राइट आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आप कह सकते हैं इसे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके आते हैं। फंडामेंटल राइट कौन से देश से लिए गए हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ड्यूटीज। अब देखो, फंडामेंटल राइट होते हैं तो राइट के साथ साथ आपको ड्यूटीज का भी पता होना चाहिए। तो ड्यूटीज जो ली गई हैं वो अब रशिया बोल सकते हैं, देन USSR 1991 के अंदर अलग हुआ था, आपको पता है। अभी ये भी आप कर रहे होंगे फॉलो कि जो रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, ठीक है, तो उन चीजों के ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी है, क्योंकि जो वाइवा है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दी 10 ड्यूटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, किसी भी अच्छे नागरिक के 10 कर्तव्य कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो है संविधान और इसके आदर्शों का, जैसे राष्ट्र ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करना चाहिए हमको। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संतोष रखना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा रक्षा करना। देश की रक्षा करना तथा आह्वान होने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। ठीक है। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्र और वर्ग के भेदभाव में ऊपर उठकर सद्भाव व आपसी भाईचारे से भावना को बढ़ावा देना। देश की सभी संस्कृति और सम्मान करना, उसका संरक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव है, उनकी रक्षा करना। ये क्या है? हमारी ड्यूटीज है। ड्यूटीज एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक अच्छे नागरिक की जो ड्यूटी है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति रखना, मानववाद और सुधार की प्रवृत्ति को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसाओं से दूर रहना, सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करना। अगेन मैं आपको बताऊं, देखो बहुत सारे एनसीसी के कैडेट होंगे जिन्होंने जिनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी, वो सोच रहे होंगे कि किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको स्कूल की बुक्स भी पढ़नी होती हैं, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज की बुक्स भी होती हैं सिलेबस की। लेकिन आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो भी आपका बहुत सारा सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा। अटेम्प्ट आपको अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य वही है जो पहले बताए हैं, उन्हीं को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लीडरशिप के प्रकार लिखो। तो 3 टाइप की लीडरशिप है यहाँ पे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और लेसिस फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF मैंने बता दी, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनोबल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं?
मनोबल एक गुण होता है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है तथा जिसे उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जाता है। मनोबल का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की रुकावटों के होते हुए एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करना। उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्फिडेंस बोल देते हैं। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ना सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कई बार पूछा गया है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा मैनमेड होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाएं, मैनमेड मतलब मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति से होती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। मानव निर्मित कहीं पे जानबूझकर आग लगा दी गई, आतंकवाद हो गया, युद्ध हो गया, ये मानव निर्मित होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 प्राकृतिक आपदाएं आप लिख सकते हैं, बाढ़, सुनामी, बिजली गिरना। ठीक है, बहुत सारी होती हैं, आप अपने हिसाब से लिखें, यहाँ पे 5 से ज्यादा भी आप लिख के आ सकते हैं। मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग फायर, फायर बिजली, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आग की। तो आग अगर फैलती है तो कितने तरीकों से आग फैल सकती है, मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं आग के फैलने के, ये यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कंडक्शन, ये साइंस के फिनोमिनाज है। कंडक्शन से आग फैल सकती है, संवहन विधि। नेक्स्ट है यहाँ पे कन्वेक्शन, विकिरण से फैल सकती है, रेडिएशन से फैल सकती है, या फिर डायरेक्ट कोई चीज बर्न हो जाए तो उससे फैल सकती है। आग बुझाने के तरीके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आग लगे हुए पदार्थ को छोटे छोटे ढेर में बांट कर अलग कर दें, वो चीज देखनी पड़ेगी किस चीज में आग लगी हुई है। उस पे रेत डाल सकते हैं, सूखी मिट्टी डाल सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ सकते हैं। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो आग जलने में सहायता करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आग को जलने नहीं देती है। ठीक है, उसके अंदर रुकावट पैदा करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट। सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज HIV एड्स स्प्रेड, व्हाट आर दी प्रिवेंटिव मेजर फॉर HIV एड्स। बताओ एक बार इसके बारे में आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ डज HIV एड्स स्प्रेड। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो आपको ना क्या करना है, सबसे पहले तो आपको HIV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फिर ये पूछा जाता है कि एड्स डे कब मनाया जाता है, तो एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हाउ डज HIV एड्स स्प्रेड, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर। फैलता कैसे है, देखो फैलता एक तो HIV सहित खून से, मतलब किसी को HIV है उसका ब्लड किसी और को चढ़ा दोगे, HIV हो जाएगा। उस जिसको HIV जिस व्यक्ति को है उसमें अगर किसी सिरिंज को यूज किया गया, उसी सिरिंज को अगर हम नॉर्मल व्यक्ति के साथ यूज करेंगे तो उसको HIV होने का खतरा रहेगा। अगर माँ बाप को HIV है तो बच्चे को HIV होने का खतरा रहता है। अगर हम कोई असुरक्षित यौन संबंधित स्थापित करते हैं तो उससे HIV हो सकता है, सिरिंज से हो सकता है। माँ वाली बात मैंने आपको बता दी, खून की सही जांच करके दूसरे को देना चाहिए। अच्छा ये उपाय आ गया अब, ठीक है। यहाँ पे तो ये ब्लड की जांच करना, और फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को। सिरिंज जो भी एक बार यूज कर ली उसको दोबारा यूज नहीं करना, और इसके बारे में अवेयरनेस फैला के, एनसीसी के कैडेट अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं, तो उसके थ्रू हम इन चीजों की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे कि एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले मुख्य समाज सेवा के कार्य कौन से हैं। समाज सेवा के कार्यों की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि सोशल सर्विसेज। कौन कौन सी सोशल सर्विस होती है जो एनसीसी के कैडेटों द्वारा दी जाती है या की जाती है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्या है, वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन। फिर है पौध शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन। जन जागरण रैली यानी कि सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम, जैसे कोविड हुआ तब हेल्प की, और जो सिविल सोसाइटीज है उनकी हेल्प की गई, एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया एनसीसी ने, और साथ के साथ इसकी जो अवेयरनेस होती है उन्हें फैलाया गया। प्लस पोलियो, ठीक है, इसकी जो कैंपेन होती है। कुष्ठ रोग यानी कि ल्यूप्रेसी जिसको हम कोड बोल देते हैं। एड्स की अवेयरनेस, सड़क बनाना और सुधारना हो गया।
वृद्धाश्रम वगैरह में हेल्प करना, दहेज प्रथा रोकना और रक्तदान। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं एनसीसी कैडेटों के द्वारा, तो उसमें भी क्या है कि एनसीसी के कैडेट इस तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन के एडवांटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड है चीजें उनके अंदर। तो ब्लड डोनेशन क्या होता है? ब्लड डोनेट करने से सबसे पहले तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना तो नया ब्लड बनता है, ये बेनिफिट होता है। दूसरा, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है कि हमको एक कार्ड मिलता है, तो बाई चांस अगर हमको नेक्स्ट टाइम इमरजेंसी होती है, हमको ब्लड की जरूरत होती है, तो हमको इजीली ब्लड अवेलेबल हो जाता है। तीसरा क्या फायदा होता है कि हार्ट अटैक वगैरह के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। कैंसर होने के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं जब हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे होते हैं। और जैसे युद्ध में कोई घायल हुए हैं, कोई सैनिक है, सड़क दुर्घटना है, बीमार है, उनकी हेल्प हो जाती है। बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं ब्लड डोनेट करने के। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड। हेल्थ और हाइजीन में हम क्या डिस्कस करेंगे भाई? हेल्थ और हाइजीन में बात कर रहे हैं कि भाई किसी को ना चोट लग गई, अब उसकी प्राथमिक चिकित्सा करनी है, मतलब फर्स्ट एड करनी है, तो कैसे करेंगे? पहले तो उस घाव को साफ करें, ठीक है, फिर उसमें एंटीसेप्टिक लगा दें जैसे बिटाडीन वगैरह होती है, फिर उसकी मरहम पट्टी करें, रक्त प्रवाह को रोक दें, घाव और अधिक चोट से बचाता है इससे। अपने कैंप में आप किस तरह साफ सफाई का ध्यान रखेंगे? मेरे हिसाब से आप ये चीजें कर लेंगे, इसमें कोई खासी बताने वाली बात नहीं है। साफ सफाई कैसे रखनी है, जैसे रखते हैं वैसे ही रखनी है, या आप अपने हिसाब से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन देखो भाई, प्लेग जो होता है, प्लेग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो प्लेग चूहे से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मलेरिया मच्छर से होता है, ठीक है। वायरल फीवर, वायरल फीवर फैलने वाली एक बीमारी होती है। रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से हो सकता है। और स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर इज डन बाय एडिंग डैश। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर को अगर हमें साफ करना है तो हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करके उसको विसंक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है भाई एडवेंचर ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का टॉपिक है आपका। एडवेंचर ट्रेनिंग क्या होती है? देखो एडवेंचर ट्रेनिंग जो है यहाँ पे, उसका क्या मतलब है? साहसिक प्रशिक्षण। एनसीसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कराई जाती हैं, जैसे पैरा जंपिंग कैंप, पैरा स्लीदरिंग होता है, पैरा सेलिंग होता है, हॉर्स राइडिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? साहसिक प्रशिक्षण होते हैं जो एनसीसी में कराए जाते हैं। नौकायान कराया जाता है नेवल विंग वाले कैडेटों के लिए। तो ये चीजें हैं। और बात यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी के द्वारा कौन कौन से साहसिक कार्यकलाप मैंने बताए आपको, ट्रैकिंग होगी, एडवेंचर नौकायान हो गया, रॉक क्लाइंबिंग होगी, माउंटेनियरिंग हो गया, पैरा जंपिंग, पैरा स्लीदरिंग, पैरा स्लीदरिंग हो गया आपका, पैरा सेलिंग हो गया। बहुत सारे कैंप होते हैं जो आपने देखे भी होंगे, पीएम रैली के दौरान दिखाए जाते हैं, आपने देखे होंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे हो चुके हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 है यहाँ पे भाई। अब आपने ये तो देख लिया कि कौन कौन से साहसिक प्रशिक्षण करवाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, पैरा वाले बता दिए, हॉर्स राइडिंग होगी, हमारी नौकायान होगी। क्यों कराए जाते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, ये पूछा गया, तो ये हमको बताना है। तो देखो क्या बेसिक बेसिक रीजन होते हैं। सबसे पहले तो कैडेट नोज हिज ओन स्ट्रेंथ, उसको अपने साहस का पता लगता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है। कैडेट टू रियलाइज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेज एंड फेथ। देखो जब भी हम एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं तो एक जो साहस है वो पैदा होता है। अगर हमारी टीम हमारे साथ में है तो लीडरशिप की भावना पैदा होती है। कोई दूसरा अगर साथ में बाई चांस छोटी मोटी चोट लग के घायल हो जाता है तो एम्पैथी और सिंपैथी पैदा होती है, हम दूसरे के हिसाब से चीजों को सोच पाते हैं। मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें हमको लेके जानी है ट्रैकिंग के ऊपर, तो वो हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं, तो मैनेजमेंट स्किल हमारे अंदर आती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। तो ये इस तरीके से जो एडवेंचर एक्टिविटीज हैं वो हेल्प करते हैं। साइकिल अभियान से आप क्या समझते हैं? साइकिल अभियान, साइकिल अभियान होता है, लिख लोगे आप इसके बारे में, एनवायरमेंट एंड अवेयरनेस कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है ये? व्हाट इज द पोल्यूशन एंड राइट फोर मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन क्या होता है? वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को मानव जीवन, उसके रहन सहन तथा अन्य जीवों पर कुप्रभाव डालते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं।
मतलब नॉर्मल जो तरीका है पानी का, हवा का, ध्वनि का, मिट्टी का, उसमें जब भी अडल्ट्रेशन होती है, मतलब मिलावट होती है, जिससे कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर या प्रकृति के ऊपर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रदूषण बोल देते हैं। बोला है कि 4 टाइप के प्रदूषण बताने हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये 4 टाइप के क्या होते हैं, पोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जंगलों के क्या लाभ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे कि पेड़ लगाने के क्या फायदे होते हैं, फोरेस्टेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एफोरेस्टेशन। सेम आंसर होता क्या, कि जंगल में लकड़ी पैदा होती है, ठीक है, घास पैदा होता है जानवरों के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त होती है इनसे हमको, ठीक है, लकड़ी को जलाकर हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। बारिश, जहाँ पे मानसून की दिक्कत होती है वहां पे ये हेल्प करता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो बाढ़ को रोकने में हेल्प करते हैं, जल का जो स्तर होता है उसको मेंटेन करते हैं। ये बेनिफिट्स हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के अंदर हमारा है राइट मेन टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के प्रकार यहाँ पे लिखने हैं आपको, ऑब्स्टेकल के प्रकार लिखो। ऑब्स्टेकल के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो कुदरती यानी कि नेचुरल हो गए, और एक बनावटी यानी कि मैन मेड हो गए। तो कुदरती जो होते हैं वो नदी नाला, पहाड़ों की कटिंग, खाई, ये जो है वो नेचुरल हो गए। लेकिन बनावटी सुरंगें बना दी, बूबी ट्रैप्स बना दी, तार रोड बंद कर दिया, ये बने हुए होते हैं, ठीक है, इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, तो मैन मेड होगी इस तरह की। वैसे अगर पूछा जाए कि कितनी ऑब्स्टेकल होती है टोटल एनसीसी कैडेटों के लिए, तो 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। जैसे स्ट्रेट बैलेंस वगैरह, ठीक है, जिगजैग हो गया, हाई वॉल हो गया, डबल डिच हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, ऑब्स्टेकल होती है। ध्यान रखनी है आपको ये बात। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है पेपर 4। ये अब वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अब इसको ध्यान से देख लेना आप। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड। और देखो ध्यान से देखो अब इसको, ये अब आपको बड़े ही फोकस के साथ देखना है। स्पेशलाइज सब्जेक्ट यानी कि स्पेशली जो आर्मी विंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे, और बड़े ही ध्यान से देखना है भाई, क्योंकि इससे इसमें से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। अब आर्मी आर्मी की बात नहीं है यहाँ पे, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों सेनाओं का जो चीफ होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्फेंट्री सेक्शन कितने ग्रुपों में बटा होता है, 2 ग्रुपों में बटा होता है। एक सेक्शन के अंदर कितने जवान होते हैं, 10 जवान होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एलएमजी में कितने ग्रुप होते हैं, एलएमजी ग्रुप में कितने जवान होते हैं, तो 2 जवान होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो सी राइफल होती है वो नॉर्मली कितने भागों में बटती हैं, तो 5 बड़े भागों में बटती हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान यानी कि जो नॉर्दर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो एक तो आपको, अगर आप आर्मी विंग से हैं तो आपको पता होना चाहिए आर्मी की टोटल कमांड कितनी है, कौन कौन सी कमांड है, उन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसी तरीके से अगर आप नवल विंग से हैं तो नेवी की पता होनी चाहिए, एयर विंग से हैं तो एयरफोर्स की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये क्योंकि पुराना है ये, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जनरल विपिन रावत जी जो थे वो आर्मी चीफ थे, उसके बाद में सीडीएस बन चुके हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे। अभी इस टाइम के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो इस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल जो होती है वो रैंक होती है, ठीक है, आर्मी चीफ की रैंक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो फुल फॉर्म की अलग से वीडियो उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं। फुल फॉर्म बतानी है। एएमसी की फुल फॉर्म आर्मी मेडिकल कोर, एएनओ एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अलावा मैंने आपको बताई है कुछ और फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एलएमजी लाइट मशीन गन लिख लेना आप, एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है, एएडी आर्मी एयर डिफेंस हो गया हमारा, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, देहरादून में है। एनडीए कहाँ पे है, खड़गवासला पुणे में। पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखने हैं भाई आपको, सही गलत बताने हैं।
सही। यहाँ पे पूछ रखा है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था। सही है भाई, 1962 में युद्ध हुआ था अपना चाइना के साथ। भारतीय सेना के 2 अंग हैं, नहीं गलत है, 3 है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड लखनऊ में है, गलत है। ट्रेनिंग कमांड हमारी कहाँ पे है? आर्मी की जो ट्रेनिंग कमांड है वो लखनऊ में नहीं है, वो कहाँ पे है? शिमला में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इन्फेंट्री को जो सेक्शन होता है उसमें 10 जवान होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, 10 जवान होते हैं, मैंने आपको बताया है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उनके नाम भी बताने हैं। ऑपरेशन विजय मई से जुलाई 1999 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है। कारगिल युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, जिसके अंदर परमवीर चक्र मिले थे। किसको मिला था परमवीर चक्र? कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह के नाम से जाना जाता है। परमवीर चक्र के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, परमवीर चक्र टोटल 21 मिल चुके हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, सबसे पहला मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, लेटेस्ट कैप्टन विक्रम बत्रा जी, आपको पता है इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 39, राइट द मेथड बाय विच नॉर्थ कैन बी फाउंड विदाउट कंपास। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो आपके एग्जाम में 100% आपको मिलेगा, और वो क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर, ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, और तीसरा क्या होता है? ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखने हैं। ट्रू नॉर्थ जो ध्रुव तारे से हमको नॉर्थ पता लगता है, मैग्नेटिक नॉर्थ जो कंपास से हमको नॉर्थ पता लगता है, ग्रिड नॉर्थ जो मैप के ऊपर ग्रिड लाइन बनी होती है ना, उसमें जो नॉर्थ होता है उसको हम ग्रिड नॉर्थ बोलते हैं। अब कंपास है नहीं, उत्तर दिशा का पता लगाना है, कैसे लगाएंगे पता? सूर्य को देख लेंगे, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो उसके हिसाब से उत्तर का पता लगा लेंगे। कब्रिस्तान की जो दिशा होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। मस्जिद का जो दरवाजा होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। फलदार पेड़ हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को शो करता है। तो इस तरीके से हम उत्तर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। कन्वेंशनल साइन बनाने हैं भाई। कन्वेंशनल साइन मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी चिन्ह। क्या होता है? रूढ़िवादी चिन्ह। अब ये कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे ग्रेव्स है, मान लो ग्रेव्स है कहीं पे। ग्रेव्स क्या होती हैं? दफनाते हैं जैसे, उसको ग्रेव्स बोलते हैं। वो कैसी है भाई? उसको हम मैप पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेलवे ट्रैक आ गया तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैप के ऊपर कहीं भी दे रखा है। ब्रिज अगर आ गया तो, अब ये देखो यहाँ पे नहीं, रेलवे लाइन के लिए हमारा हो गया ये ब्रिज के लिए है भाई, ये हमारा हो गया ब्रिज के लिए। ठीक है। पुलिस स्टेशन पीएस लिख देंगे डायरेक्टली, ये हमारा पुलिस स्टेशन हो गया। कंटूर के लिए हो गया ये। कंटूर क्या होता है? कंटूर होता है बराबर ऊंचाई की जो लाइनें होती है ना, उनको हम क्या बोल देते हैं? कंटूर बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है आपको। मैप सेट करने हैं। नेम टू मेथड एंड एक्सप्लेन ब्रीफली बाय विच सेटिंग द मैप कैन बी कैरिड आउट। मैप सेट कैसे होगा? कंपास द्वारा मैप सेट कर लो या मैप द्वारा मैप सेट कर लो। तरीका पूछ रखा है, पढ़ लो भाई। यहाँ पे सबसे पहले मैप को खोल लो, ऑब्वियसली खोलना पड़ेगा आपको मैप को, क्योंकि वो फोल्ड होगा। कंपास को खोल के मैप के ऊपर रख दो। आपकी प्रैक्टिकल में मैप सेट करवाएंगे ना आपसे, आपको पता है मैप सेट करना आता है, वही चीजें यहाँ पे लिख के आनी है, बस कुछ अलग से नहीं करना। मैप की जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती है ना, उन पर कंपास के टंग नोच और थंब रिंग नोच को मिलाते हैं। टंग नोच और थंब रिंग नोच। थंब रिंग क्या होती है? जिसके अंगूठे के अंदर जो डालते हैं ना, आपका कंपास होता है, कंपास के अंदर हम अंगूठा डालते हैं, जो एक रिंग होती है उसी को थंब रिंग बोला जाता है, और उसके अंदर जो एक लाइन सी लगी होती है, कट लगा होता है, उसको थंब रिंग नोच बोला जाता है। अब मैं आपको यहां तक घुमाओ कि कंपास का एरो मार्क है ना, जो पूरा 360 डिग्री के सिधाई पर आ जाए, मैप सेट हो गया। ये आपका तरीका हो गया मैप सेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा यहाँ पे। ये आ गया भाई, उत्तर कितने प्रकार का होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया, उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलिट्री सिंबल बनाने हैं। पैदल सेना का कैसा होता है भाई? ये देख लो, ऐसा होता है भाई पैदल सेना का। पैदल सेना का ऐसा होता है। ठीक है। पैदल सेना की बटालियन का हो तो ये सिंबल होता है एलएमजी, लाइट मशीन गन। डायरेक्ट ये एरो का निशान बना दो, एलएमजी हो गया। 51 मिलीमीटर गन, एरो का निशान बना के नीचे ये सर्कल लगा दो। वायुयान विरोधी गन यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो ये एरो का निशान, कोई भी गन है तो उसमें एरो का निशान जरूर लगाया ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, एफसीबीसी इसको हम बोलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। मैंने ये पूछा है आपसे कि सेक्शन जो होता है उसके अंदर 10 जवान होते हैं, मैंने आपको बताया। और मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये बताना है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है और उनके नाम लिखो। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये है आपके सामने कि जो सेक्शन फॉर्मेशन होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखो। तो ये निम्न प्रकार की सेक्शन फॉर्मेशन आपके सामने है। सिंगल लाइन फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो ये क्या है आपकी सेक्शन फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 45, दूरी का अंदाजा लगाना है भाई। जजिंग डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। अब पहले एक बात बताओ, क्यों लगाना है दूरी का अंदाजा? क्या हो जाएगा दूरी का अंदाजा लगा के? देखो ये हो जाएगा क्योंकि ना हमारे पास जो अलग अलग वेपन होते हैं वो अलग अलग रेंज के होते हैं। और क्योंकि वे अलग अलग रेंज के होते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो हमसे कितनी दूरी पे है। तो तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। अब मान लो टारगेट है 200 गज पे और अगर हम .22 का यूज करने लग जाएं। अब हम यूज कर रहे हैं .22 का, मान लो .22 राइफल हमारे पास है, हमारा टारगेट है 200 गज पे, निशाना लगेगा ही नहीं क्योंकि .22 की जो इफेक्टिव रेंज है वो तो 25 गज है टोटली। अब आप .22 से फायर करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो कितनी दूरी के ऊपर है। तो उसके लिए हमको अंदाजा लगाने के तरीके पता होने चाहिए। तो ये तरीके हैं दूरी का अंदाजा लगाने के। इकाई का तरीका, यूनिट मेथड इसको हम बोलते हैं। दिखाई का तरीका, देख के अंदाजा लगा लेते हैं। आवाज का तरीका, कितनी दूरी से आवाज आ रही है, ब्रैकेटिंग मेथड बोलते हैं, एक ये मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, सेक्शन औसत हम ले सकते हैं। ठीक है, एक हाविंग मेथड भी होता है, यानी कि आप कोई टारगेट है, आपको वो नहीं पता कितनी दूरी पर है लेकिन उसके बीच में जो जगह है आपको वो पता है। मान लो वो 100 मीटर पे है तो 2 गुना कर देंगे तो इसका मतलब 200 मीटर पे होगा जो हमारा टारगेट होगा। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर? तो ये जो सीक्वेंस होती है भाई इसको हम ना ग्रिड से रिप्रेजेंट करते हैं, GRIT। फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। जी से होता है ग्रुप, आर से होता है रेंज, आई से होता है इंडिकेशन और टी से होता है टाइप ऑफ फायर। ये ग्रिड की फुल फॉर्म होती है। ग्रिड की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? बता दिया मैंने, 10 जवान होते हैं। क्लियर है ये वाला? तो कौन कौन से हथियार होते हैं? 7 तो राइफल्स होती हैं, सीएमजी 2 होती हैं। अब पूछोगे आप सीएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? तो सीएमजी होती है कार्बाइन मशीन गन। एलएमजी एक होती है लाइट मशीन गन। क्वेश्चन नंबर 48, राइट द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिपिंग ए 7.62 mm एलएमजी। एलएमजी खोलनी है हमको, कैसे खोलेंगे? वही जो 5 ग्रुप होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि 5 ग्रुप के अंदर खोली जा सकती है एलएमजी। टोटल 5 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। वे कौन से होते हैं 5 बड़े बड़े ग्रुप? एक तो पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और बाइपोड ग्रुप। ये 5 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, दूसरी बार आ गया इसी के अंदर। और अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट तो नहीं कह सकते इसको हम, इससे आगे भी है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है? 7.62 mm SLR मजल वेलोसिटी बतानी है, 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। .22 की कारगर रेंज 25 गज होती है, मैंने आपको बता दिया ये। 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? 5 बड़े भागों में। अभी हमने उसका नाम देखा है यहाँ पे। एक सेक्शन की राइफल में ग्रेनेड कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और 9 mm कार्बाइन मशीन गन कितने किस्म से फायर कर सकती है? 2 किस्म से फायर कर सकती है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट हमारा मिलिट्री हिस्ट्री टॉपिक है। देखो अगर आप सिर्फ इस वीडियो को भी ध्यान से देख लोगे ना एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन तो डिस्कस किए ही हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको बार बार देख लेना, वीडियो को शेयर कर देना जिन जिन का भी एग्जाम हो उनको, ठीक है, ताकि वे भी अच्छे मार्क्स ले सकें। और क्वेश्चन नंबर 50 अब हम देख लेते हैं कि थल सेना को कितनी कमानों में बांटा गया तथा उनके नाम लिखो। ये मैं आपको बताता हूं, अभी ध्यान से देखना भाई। आर्मी की यहाँ पे बात हो रही है, इंडियन आर्मी की। तो टोटल कितनी कमांड है यहाँ पे? 7 कमांड होती है। 6 ऑपरेशनल कमांड होती है, एक ट्रेनिंग कमांड है यहाँ पे।
तो चार तो आपको याद करने का तरीका, चार तो डायरेक्शन ही है। नॉर्थ से नॉर्दर्न कमांड, ईस्ट से ईस्टर्न कमांड। हिंदी वाले नॉर्दर्न मतलब उत्तरी समझ जाओगे इतना तो, ईस्टर्न मतलब पूर्वी, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी कमांड, और हमारा कौन सा बच गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ सदर्न कमांड। तो चार तो हमारी होगी ये, ठीक है। फिर हमारी क्या होती है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। एक होती है हमारी सेंट्रल कमांड, सेंट्रल यानी कि बीच में बिल्कुल, ठीक है। फिर हमारी कौन सी होगी, साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड। और फिर होगी आर्मी की ट्रेनिंग कमांड, एटीसी। तो ये टोटल कितनी होगी, 7 कमांड होगी आपकी, याद रह जाएंगी। चार तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्ट लिखाओगे आप, ठीक है। फिर एक बीच में बिल्कुल सेंट्रल कमांड होगी, बस आपको याद रखनी है ये साउथ वेस्टर्न कमांड, और कुछ याद नहीं रखना। चार डायरेक्शन, एक बीच में, 5 होगी, एक साउथ वेस्टर्न होगी और एक ट्रेनिंग कमांड होगी। 6 ऑपरेशनल होती है, एक ट्रेनिंग कमांड होती है। ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, शिमला में है। नॉर्थ का आ चुका है इसी पेपर के अंदर, नॉर्थ का कहाँ पे है, उधमपुर में है। बाकी आप लिख लीजिए अगर आपको लिखनी है तो। ईस्टर्न कमांड हमारी है कोलकाता में, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में, वेस्टर्न कमांड जो है वो है चंडी मंदिर, सदर्न है पुणे में, सेंट्रल कमांड लखनऊ में, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में मैंने बताई, और साउथ वेस्टर्न जो है वो है जयपुर में। तो ये था आपका पेपर जो पूरे का पूरा हमने सोल्व किया। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देना। जैसा भी आपका एग्जाम हो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, होपफुली अच्छा होगा। और अगर आपके पास वो पेपर हो तो वो आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो जाए। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।